जी नमस्कार, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और प्रतिज्ञा सीरीज के अंतर्गत आज हमारा 7 नंबर का ये क्लास होगा। ये वाली क्लास आपको हिंदी साहित्य, व्याकरण और काव्य शास्त्र तथा भाषा विज्ञान से संबंधित इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो क्लास है आपको यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, DSSB, टीजीटी, पीजीटी हर जगह हेल्प करने वाली है, जहाँ पर भी आपसे ये पूछे जाएंगे ये वाले सब्जेक्ट। और इसमें इसके अंतर्गत हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन ही हम यहाँ पर करते हैं और ये आपको आपके लक्ष्य की ओर लेके जाएगी। जो भी बच्चा DSSB, टीजीटी, पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहता है, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ DSSB, टीजीटी, पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से आपको सारी क्लासेज जो है सीक्वेंस में वहाँ पर मिल जाएंगी। 2014 से लेकर हमने सारे पेपर यहाँ पर किए हैं 2021 तक। और इसके अंतर्गत लगभग हमने 3900 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट किया है। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी बच्चा नया है, पहले सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 51 से आज की क्लास की हमारी स्टार्टिंग होगी। इसके पहले 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हमने 6 नंबर वाले क्लास में किए हैं। आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी क्लासेज आपको ये भी सीक्वेंस में मिल जाएंगी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताना है और इत प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। अंकुरित शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें मूल शब्द अंकुरित इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। निम्न में से कौन सा अलंकार जो अलंकार है वो शब्दा अलंकार है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्दा अलंकार के अंतर्गत आता है। तो जो श्लेष अलंकार है आपका, ये शब्दा अलंकार के अंतर्गत आता है। श्लेष अलंकार शब्दा अलंकार के अंतर्गत आता है। जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर शब्दा अलंकार होता है। शब्दा अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। वक्रोक्ति भी इसमें आता है। मुख्य रूप से ये तीनों ही होते हैं, वक्रोक्ति भी आता है इसके अंतर्गत, ये ध्यान रखेंगे। अनुप्रास, जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और जैसे चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, च वर्ण की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार की अगर बात करें तो देखिए इसकी डेफिनेशन को, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा शब्द जो है आपका 2 बार आया है और दोनों का ही अर्थ आपका यहाँ अलग अलग होगा। श्लेष अलंकार की बात करते हैं, जहाँ एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे मोती मानुष चून। एक शब्द एक या एक से अधिक बार आ सकता है और अर्थ जो है उसके अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक से अधिक अर्थ वहाँ होते हैं, तो श्लेष अलंकार का उदाहरण है। 53 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, वाक्य में रेखांकित पद का रूप कौन सा है? विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, ये गुणवाचक विशेषण का रूप है। गुणवाचक विशेषण आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। और किसी वाक्य में संज्ञा अथवा स्वरनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक स्वरनाम, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, डाकिया शब्द का बहुवचन बताइए। डाकिया का बहुवचन बताना है और यहाँ जो राइट आंसर होता है डाकिया हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा यहाँ पर 55। ये देखिएगा, ये बता चुकी हूँ मैं आपको, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। मनोगत शब्द का संधि विच्छेद बताना है। मनोगत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धनगत हो जाएगा। राइट आंसर मनः धनगत इसका जो है मनोगत का संधि विच्छेद है। यदि विसर्ग से पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, पंचम और चतुर्थ, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आए तो य, र, ल, व, या फिर क्या हो आपका य, र, ल, व और ह हो, ये पांचों वर्ण हो, तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ परिवर्तित
जो पूर्ववर्ती रूप है अपना अ से मिलकर गुण संधि के द्वारा ओ हो जाता है। जैसे मनः धन रथ मनोहरथ। और यहाँ पर आप क्या समझेंगे सीधा सीधा कि विसर्ग को ओ हो चुका है। ठीक है, विसर्ग को क्या है, ओ हो गया, मनोरथ हो जाएगा। सरधनवर सरोवर हो जाता है। आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ है? कौन सा उपसर्ग है जिसका प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ है? तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आगे देखेंगे। ये बता चुकी हूँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए जो प्राज्य है वो प्राधन जैसे मिलकर बनता है, प्रधन सर्ग मिलकर प्रसर्ग बनाते हैं और प्रधन हार मिलकर प्रहार बनाते हैं। अब देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महिमा शब्द के अंतर्गत प्रयोग बताना है, कौन से प्रत्यय का हुआ है? तो इमा प्रत्यय, महिमा, इमा। ठीक है, इमा शब्द का, इमा प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और महिमा शब्द बना है आपका। महिमा शब्द में इमा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। रूढ़ि और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति से संबंधित है? रूढ़ि और प्रयोजनवती जो है ये लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित है। इसकी व्याख्या को देखिएगा। रूढ़ि और प्रयोजनवती शब्द शक्ति से संबंधित हैं। शब्द शक्ति से संबंध है और मुख्य अर्थ को बाधित होने पर रूढ़ि व प्रयोजन के कारण जिस क्रिया अथवा क्रिया या फिर शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ लक्षित हों उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, ये बहुत बार आया है, यूपी टीजीटी पीजीटी में कई बार आया है। ठीक है, DSSB में भी कई बार आया है पेपर में। तो देखिएगा इसको, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? यह वाक्य बताना है आपको कि कौन सा ये वाक्य है। ये वाक्य मिश्र वाक्य है। ठीक है, पहले वाक्य पर क्या है, दूसरा वाक्य, ये निर्भर करते हैं आपस में। एक वाक्य पर दूसरा जो है अधीन होता है। एक साधारण वाक्य होगा और उसी के अधीन होगा दूसरा वाक्य। तो देखिएगा, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसी के अधीन एक दूसरा वाक्य होता है तो अंग वाक्य कहते हैं जिसको हम, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, उस वाक्य को मिश्र वाक्य कहा जाता है। उक्त में दिए गए वाक्य में पहला वाक्य मुख्य वाक्य है तथा दूसरा वाक्य जो है वो सहायक वाक्य है। इस प्रकार वह कौन सा मनुष्य है जो वाक्य मुख्य वाक्य है? वह कौन सा मनुष्य है, ये क्या है, मुख्य वाक्य है। और शेष सहवाक्य है क्योंकि वह मुख्य वाक्य पर आश्रित है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को हम शब्द शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द शक्ति बोलते हैं। शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। और शब्द शक्तियाँ जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति के भेद बताने हैं, कितने भेद होते हैं इसके। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो 2 भेद होता है और 2 यहाँ आपको नहीं दिया गया। लक्षणा के 2 ही भेद होते हैं जिसके अंतर्गत गोणी और शुद्धा ये आती है। प्रयोजनवती के भी रूढ़ि लक्षणा, यानी कि 2 भेदों में क्या आएगा, रूढ़ि और प्रयोजनवती आ जाता है आपका। और फिर प्रयोजनवती के भी 2 भेद हो जाते हैं, गोणी और शुद्धा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो गलत होगा। इसको, ये गलत आंसर इसमें ऑप्शंस हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। व्याख्या को देख लीजिए आप। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, रूढ़ि एवं प्रयोजनवती। इसमें प्रयोजनवती लक्ष्य के 2 भेद होते हैं जिसमें आपका गोणी एवं शुद्धा होता है। क्वेश्चन नंबर 62। 2 आँखों से देखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताना है। 2 आँखों से देखने का क्या होता है, भेदभाव करना। ये आपका एक लोकोक्ति जैसा है, अर्थ बताना है इसका आपको। इस वाक्य का भेदभाव करना होता है इसका मतलब।
दो आंखों से देखना, भेदभाव करना। अब देखिएगा, रूढ़ि और प्रयोजनवती शब्द शक्ति के किस शब्द शक्ति के ये भेद हैं, ये मैंने अभी भी बताए हैं आपको। कौन सी शब्द शक्ति के ये भेद हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही था। रूढ़ि और प्रयोजनवती जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं। रूढ़ि लक्षणा कौन सी होती है, इसको समझिएगा। रूढ़ि लक्षणा में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि के कारण मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले दूसरा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे पंजाब साहसी है। अब समझिएगा इसको। प्रयोजनवती क्या होता है? प्रयोजनवती लक्षणा में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर किसी विशेष प्रयोजन से लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, जैसे कि गंगा में गाँव है, गंगा में गाँव है, तो ये आपका प्रयोजनवती लक्षणा होता है। क्वेश्चन नंबर 64, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है, कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिएगा, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल, पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ भाव को अधिक प्रभावपूर्ण एवं रुचिकर बनाने के लिए शब्द का अनेक बार प्रयोग किया जाता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो कौन सी भाषा है आपकी जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन की व्याख्या को। अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, यहाँ देखिएगा उड़िया है, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और आपकी उर्दू भी इसमें आ जाती है। 66 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अंधे के आगे रोने का अर्थ बताना है। अंधे के आगे रोने का अर्थ बताना है, क्या होगा? व्यर्थ का प्रयत्न करना, व्यर्थ प्रयत्न करना, अंधे के आगे रोना। क्वेश्चन नंबर 67, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? फिर से सुनिएगा, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? कौन सी भाषा में याचिका होनी चाहिए, ये आपको बताना है। केवल अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। राइट आंसर क्या बनेगा? केवल अंग्रेजी भाषा में। उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। और यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो केवल अंग्रेजी भाषा में ही याचिका लिखी जानी चाहिए, क्योंकि संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी का प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। उच्चतम न्यायालय केवल वही याचिका सुनी जाती है जो अंग्रेजी में हो। 68 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? भारतीय संविधान में बताना है राज्य की जो भाषाएं हैं वो कौन सी अनुसूची में वर्णित है? अनुसूची 8 में। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित है और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राज्य भाषा का प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 69 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी है? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं दी गई हैं। लकीर का फ़कीर होना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताना है आपको। लकीर का फ़कीर होना परंपरा का अनुकरण करना। क्या होता है? परंपरा का अनुकरण करना। यहाँ देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 71, अंधेरे घर का चिराग, इसका अर्थ बताना है। क्या होता है? अंधेरे घर का चिराग होता है इकलौता पुत्र होना। इकलौता पुत्र होना।
72 नंबर क्वेश्चन, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताना है। क्या होगा सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ पर जो राइट आंसर बनता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय का कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके, ये बताना है हमें। इसमें राइट आंसर आपका बन जाता है राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य का राज्यपाल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य का राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। 74 नंबर क्वेश्चन, अंकुश रखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। अंकुश रखना, इसका अर्थ क्या होता है? बंधन रखना। राइट आंसर बनता है यहाँ पर बंधन रखना। 75 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4 में या अध्याय 4 में राज्य भाषा संबंधित प्रावधान है। राज्य भाषा का इससे संबंधित प्रावधान बताना है, तो वे कितने प्रावधान यहाँ पर है? 17वें भाग में। ठीक है, ये बताना है भारतीय संविधान के किस भाग के 4 अध्याय में राज्य भाषा से संबंधित प्रावधान है? तो 17वें भाग में। इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 76 नंबर क्वेश्चन, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? डोगरी भाषा बताना है भारत के कौन से राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। राइट आंसर बन जाएगा जम्मू कश्मीर प्रांत। और इसकी व्याख्या को देखिएगा, डोगरी भाषा भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। डोगरी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त हिमाचल के कांगड़ा और उत्तरी पंजाब के कुछ प्रांतों में बोली जाती है। वर्ष 2003 में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 77 नंबर क्वेश्चन, पत्थर पर घास जमना सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। पत्थर पर घास जमने का सबसे अच्छा अर्थ क्या होता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ राइट आंसर आपका बनेगा ना होने वाला कार्य कर देना। ना होने वाला कार्य कर देना, ये आपका आंसर बन जाता है पत्थर पर घास जमना। 78 नंबर क्वेश्चन, जबरा मारे रोने ना दे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। जबरा मारे रोने ना दे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? यहाँ पर इसका सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है ताकतवर का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। राइट आंसर क्या बनेगा? ताकतवर का अत्याचार चुपचाप से सहना पड़ता है। जबरा मारे रोने ना दे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ ताकतवर का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। इसी प्रकार से ऊँट के मुंह में जीरा का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? जरूरत से बहुत ज़्यादा कम मिलना। जरूरत से बहुत कम मिलना। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संविधान में राजभाषा अधिनियम बताना है कब पारित किया गया। राइट आंसर बनता है 1963 में इसको पारित किया गया है। इसकी व्याख्या को देखिए, भारतीय संविधान में राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया। 1963 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्यों से पत्राचार में अंग्रेजी का प्रयोग उसी स्थिति में समाप्त किया जाएगा जब सभी अहिंदी भाषी क्षेत्रों के विधानमंडल इसकी समाप्ति के लिए संकल्प पारित कर दें। और अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि कुछ विशिष्ट प्रयोजनों में हिंदी का प्रयोग किया जाए और कुछ प्रयोजनों के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाए। 80 नंबर क्वेश्चन, अरहर की टट्टी गुजराती ताला का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताना है। क्या होगा? सामान्य वस्तु की बहुत बड़ी हिफाजत करना, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब मैंने आपके लिए यहाँ एक पैराग्राफ भी है मेरे पास में और इसी को देखेंगे हम। देखिएगा, पैराग्राफ से संबंधित भी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारे अगर DSSB का आप तैयारी कर रहे हो, जिसके मैंने सारे क्वेश्चन पेपर सेट कराए हैं आपको
प्रीवियस ईयर के 2014 से लेकर और 2021 तक के कराए हैं। देखिए 14 और 15 में टायर 1 और टायर 2 होता था, तो वहाँ हमारे 4 पेपर कंप्लीट हुए हैं। और अगर बात करते हैं 18 की, तो 18 में हमने पूरे टीजीटी और पीजीटी दोनों के मिलाकर हमने 11 सेट किए हैं, और 2021 में भी टीजीटी और पीजीटी दोनों के मिलाकर हमने 11 सेट किए हैं। और अगर क्वेश्चन की सीरीज़ को देखा जाए ना यहाँ से यहाँ तक, तो 3900 क्वेश्चंस जो हैं आप कंप्लीट कर चुके हैं। ये वाली क्लासेज आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। DSSB टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और आप मेरे साथ में टेलीग्राम से और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वो भी मैंने बना दिया है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पर आप पैराग्राफ देखिएगा, क्योंकि DSSB में आता ही आता है पैराग्राफ। चलिएगा, हंसी शरीर के स्वास्थ्य का संदेश देने वाली है और वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर के अनुसार हंसी जीवन की मीठी दवा है, आनंद से बढ़कर मूल्य है और वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। क्या कहा इन्होंने? आनंद से बढ़कर बहुमूल्यवान वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। कार्लाइल एक राजकुमार था और वह कहता था, क्या कहता था वह कहता है कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता, और जी से हंसो तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्रों को हंसाओ, उसका दुख घटेगा, और एक बालक को हंसाओगे तो उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। कष्टों में और चिंताओं में क्या दी है? एक सुंदर हंसी, बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। अब आपको बताना है हंसी से क्या विशेषण बनेगा। अगर हंसी से विशेषण बनाए हम तो हंसमुख बनेगा। क्या बनेगा? हंसमुख। उदास विशेषण शब्द है और इसका भाववाचक संज्ञा बताना है। उदास की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? उदासी। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? उदासी। नेक्स्ट देखो, कष्टों और चिंताओं में भगवान ने कौन सी वस्तु दी है? हंसी दी है भाई। डॉक्टर के अनुसार हंसी कौन सी दवा है? डॉक्टर के अनुसार बताना है हंसी कौन सी दवा है? मीठी दवा है। ये एक मीठी दवा है। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन, वो मुझे ज़रूर बताइए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर। हम चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, और देखिए यहाँ पर आपका 85 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। अब इसको देख लीजिए। मनुष्य के पास में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? हंसी है। राइट आंसर आपका। तो कितना इजी सा पैराग्राफ था। ऐसे ही पैराग्राफ आते हैं पेपर में भी, इतना टिपिकल नहीं आएगा आपको कि नहीं किया जाए, ऐसे ही आते हैं बिल्कुल। चलिएगा आगे देखिए, एक और पैराग्राफ आपका ये काव्यांश से संबंधित है और इससे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। 5 क्वेश्चन आपको इसके भी मिलने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं इनको। देखिएगा, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर में जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा, और आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया है हिमगिरी चिर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धोकर विंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प फैलाए हैं। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या। 86 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगणित का अर्थ, अगणित का जो समानार्थी अर्थ होता है क्या होता है, ये हमें बताना है। अगणित का समानार्थी शब्द
तो आप बता दीजिए इसका अगणनीय होगा राइट आंसर, अगणनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, और इसके बहुत सारे समानार्थी होते हैं, आप इनको याद भी रख लीजिए। अगणित अनगिनत होता है, असंख्य होता है, अगणनीय होता है, असीम होता है, अपार और बेशुमार होता है। 87 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा शब्द धरती का पर्यायवाची नहीं है? धरती का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है, और राइट आंसर होगा यहाँ पर दृग। ठीक है, दृग किसका होता है? दृग धरती का नहीं होता, ये किसका होता है? आँख का होगा। दृग धरती का पर्यायवाची नहीं है, दंग आँख का पर्यायवाची होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, मजदूर हिमालय की गोद से गंगा निकालकर क्यों लाया था? मजदूर हिमालय की गोद से गंगा निकालकर क्यों लाया था? क्योंकि बंजर भूमि को हरा भरा करना था, उसको बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए लेकर आया था। तो यहाँ आपके 88 क्वेश्चन हो गए ना। हाँ, 2 क्वेश्चन और बचते हैं इससे संबंधित। यहाँ देखिए, मजदूर किसकी आशा नहीं करता? मजदूर किसकी आशा नहीं करता है? यह देवों की धरती में बसेगा, इसकी आशा नहीं करता है मजदूर। और 90 नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिए, बंध्या धरती पर स्वर्णिम पुष्प खिलाए से कवि का तात्पर्य क्या है? बंध्या धरती पर स्वर्णिम पुष्प खिलाए से कवि का तात्पर्य बताना है क्या है? बंजर धरती को फसल से हरा भरा करना। कैसा करना? बंजर धरती को फसल से हरा भरा करना। और देखिए, आज की क्लास में हम ये जो क्वेश्चंस हैं यहीं तक रखेंगे। कैसा आपको क्लास लगा ये ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर, और पसंद आया हो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी वन लाइनर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसमें भी आपको एक नया क्लास जल्द ही देखने को मिलेगा। चलिएगा, मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।